थी और अशफाक साहब की भी एक मेहरबानी थी कि वो मुझे उन किरदारों के लिए मौजूद समझते थे। चुनांचे कुर्रतुल ऐन उसका पहला जो चला उसमें हम बतौर अदाकार खास तौर पे एस्टैब्लिश हुए। उससे पहले इनका हैरत कदा था। तो एक तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ बसद माजरत के साथ कि अशफाक साहब ये जो स्टैंड ले रहे हैं एंटनी का और शेक्सपियर का, ये इनका बहुत बाद का स्टैंड। ये स्टैंड अप्लाई होता है और ड्रामे पे, तोता कहानी पे, लेकिन वो एक मोहब्बत 100 अफसाने पे और हैरत कदा पे हरगिज अप्लाई नहीं होता। एक मोहब्बत 100 अफसाने जब नहीं टेलीकास्ट हुआ था तो मेरी मुख्तलिफ लोगों से जब बात होती थी, यंग राइटर्स, मैं अब भी ये समझता हूँ, पहले भी मेरा ये स्टैंड था कि अशफाक साहब से बेहतर ड्रामा निगार पाकिस्तान टेलीविजन पर नहीं आया। ये मेरा एक अकीदा है। लेकिन जब मैं ये बात करता था यंगर जनरेशन से तो वो कहते थे कि कौन से अशफाक साहब, मंचले का सौदा अशफाक साहब या वगैरह वगैरह। तो मैं कहता था नहीं, अशफाक साहब हमेशा ऐसे नहीं होते थे। अशफाक साहब एक जमाने में बहुत जेन्युइन, बहुत क्रिएटिव और मोहब्बत के मास्टर अदीब होते थे। एक मोहब्बत 100 अफसाने लिखा जो एक क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब वो रीटेलीकास्ट जब हुए तो वही लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहते थे। लेकिन उसके बाद अशफाक साहब को क्या हुआ? ये जो सर अनस्टेटेड जो अजम्पशन है ना इस क्वेश्चन में, वो ये है कि एक जमाने बड़े ठीक ठाक सो अच्छी गाल उनको काम नरमा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस हद तक नरमा हो गया है और किस हद तक नफरत होगी इस राइटर से लोगों को? इसकी नफरत नहीं या डिसलाइक हो गई। उसमें मसला ये है या ये आप राइटर्स की बात कर रहे हैं, उनके दरमियान ये मसला है, राइटर्स के दरमियान ये मसला है। नहीं जी, यंग राइटर्स जो सीखना चाहते हैं आप जैसे लोगों से, मसलन ये कि भाई उस जमाने में जो एक मोहब्बत 100 अफसाने आपने लिखा, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर, उसके जो डायलॉग थे, उसकी जो सेंसिबिलिटी, उसमें जो डेप्थ थी, उसके बाद ये मेरा जाती ख्याल है, मैंने कहा ना तल्लुकात खराब करने आया हूं कि तुम किस किस्म की जिंदगी गुजार रही हो। जिसको सब कुछ मिल जाता है, खाना, कपड़ा, छत, और क्या चाहिए? और खुशी, जीने की आरज़ू, हिम्मत, हौसला। अंदर की बात है, इसका ताल्लुक किसी से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी से नहीं होता। इतनी देर अमजद इस्लाम अमजद साहब किसी प्रोग्राम में खामोश नहीं बैठे जितने वो आज बैठे हुए हैं। बड़ी हैरत है। मैं जिस बात पे चाह रहा था कि हमारी बहुत सारी तवज्जो जो है वो अशफाक साहब के ड्रामों पर ही रही है। जी। मैं समझता हूँ कि अशफाक साहब का जो उर्दू लिटरेचर के हवाले से जो पहला तारुफ और शायद मेन फोर्ट इनका जो है वो इनकी अफसाना निगारी। अच्छा। क्योंकि जब भी अदब की तारीख के हवाले से अशफाक साहब को देखा जाएगा तो पहले नंबर पे इनको बतौर अफसाना निगार ट्रीट किया जाएगा। तो मैं सोच ये रहा था कि अशफाक साहब ने जैसे गडरिया और अम्मी और बहुत से अफसाने इनके बेशुमार आए, आखिरी अफसाना जहां तक मुझे याद पड़ता है इनका जिसने मुझे सही मानों में मूव किया वो कोई 15-20 साल पुराना होगा। मास्टर रोशी एक कहानी इन्होंने हल्का वाबेज़ौक़ में पढ़ी थी। तो मैं असल में ये पूछना और जानना चाह रहा था कि वो चीज जिसने उर्दू अदब में और हम जैसे पढ़ने वालों को इनका गर्विदा बनाया बुनियाद में, और जिस रेफरेंस से ये जाने जाते हैं, उस तरफ इन्होंने तवज्जो कम क्यों कर दी या छोड़ क्यों दिया, या ऐसी अच्छी कहानियां दोबारा क्यों नहीं लिखी? सर पहुंचा गल है कि तुसी को पहले बहुत अच्छे होंगे सो। हाँ, नहीं, इसमें असल में इन्होंने कहानियां लिखी नहीं। सारे लोग कहते हैं तो ठीक ही होगी। और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी। वो ये है कि इशफाक साहब ने जब कहानियां लिखनी शुरू की तो एक बहुत रिच दौर था हमारे यहाँ कहानियों का। जी। यानी मंटो और बेदी और कृष्ण चंद्र और गुलाम अब्बास जैसे बहुत बड़े बड़े लिखने वाले थे। तो इशफाक साहब से ये पूछना था कि क्या इन्होंने ये महसूस किया कि ये इनसे बेहतर नहीं लिख सकते
और उसको छोड़कर किसी और तरफ चले गए, या उन मैदानों में इतनी अट्रैक्शन थी कि ये उधर चले गए? नहीं, मैं जहां तक कहानी लिखने के तल्लुक है, जब तक कहानी लिखता रहा, बड़ा कामयाब कहानी, हालांकि मुझसे बड़े बड़े जाइंट्स मौजूद थे और उनके मौजूदगी में कहानियां हल्के में पढ़ता भी रहा। मैं पाकिस्तान बनने से जरा सा पहले 1 साल और उसके बाद भी, तो उससे कभी खौफ मैं शऊरी तौर पर तो नहीं आया। बहुत मुमकिन है कि लाशऊरी तौर पर उससे, लेकिन मेरा असल में लिखना प्रोफेशन बन गया और मैं उससे रोजी कमाता था। तो कहानी जो थी वो ज़ाहिर है वो पैसे नहीं दे सकती थी इतने, तो मैं रेडियो में मुलाजिम हो गया था। तो रेडियो में स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से मुझे प्ले की तरफ या फीचर की तरफ ही तवज्जो देनी पड़ती थी। फिर टेलीविजन आ गया, तो टेलीविजन के लिए फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को चाहिए थे कुछ प्रोग्राम, वो बना के दिए, बड़ी देर की बात है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि मेरी तवज्जो प्रोफेशनली एक खास सिनफ की तरफ हो गई थी, इसलिए मुझे बम्बरी मजबूरी भी ये काम करना पड़ा। लेकिन जब टीवी आया तो फिर मैंने ड्रामे को देखा, तो मैंने समझा कि इस पर मेरी दस्तरस पूरी है, होनी चाहिए। बावजूद इसके कि मुझे बहुत मार पड़ी है, पड़ती रहती है, लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं एक निहायत गैर मकबूल और नापसंदीदा प्ले राइट। बेटे, मुझ पर फालिश तुम्हारे सामने ही गिरा था ना? ये बड़ी कोई उम्मीद थी कि मैं किसी रोज चलने फिरने के काबिल हो जाऊं? बड़ी बाजू तो आपका फिर भी ठीक नहीं हुआ ना। देखो बेटे, इंसान चाहे कोई भी रास्ता पकड़ ले, इस रास्ते पर खुशियां और गम जरूर होते हैं, लेकिन इंसान अपने आंसुओं की वजह बदल सकता है, मगर मुकम्मल तौर पर इन आंसुओं को निकाल नहीं सकता अपनी जिंदगी से। काश अब्बा नहीं तो शादी ना हुई होती। देखिए ना, मरियम की शादी नहीं हुई, कितनी खुश है वो, अपनी जिंदगी गुजारती है, अपना खाती है, अपना कमाती है। अरे मैं देखो बेटे, जब शादी नहीं होती ना, बच्चे नहीं होते, अपना घर नहीं होता, महरूमी क्या होते हैं तब, और जब शादी हो जाती है तो और के आंसू निकलते हैं। आपका वो जो नावल है राजा गिद्ध, जो सुना है बड़ा उसका शोर, मैंने वो अब शुरू किया और आराम आराम से उसे पढ़ रहा हूँ। ये नावल लिखने में कितनी देर लगी आपको? ये इस नावल की तो लंबी सी दास्तान है कि ये मेरा ख्याल है 10 साल तो जहन में बनता रहा होगा और 4 साल में लिखा गया होगा। अच्छा, ये मेहनत तलब काम है, इसीलिए अब मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। फिर दौर से नाराज होंगी कि अब आप क्यों नहीं लिखती। तो जो कड़ी धूप दरकार होती है ऐसे काम के लिए, अब वो बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा जी, सर ये किस लेवल का है क्रिटिकली आपके लिहाज से राजा गिद्ध? बात यह है कि मुझे तो इसको पढ़ने का मौका मिला अभी। मैं जब चीन गया हुआ था तो वहां मुझे खासे नावल मैंने पढ़े, बहुत दिनों से नहीं पढ़े थे, तो ये भी मैंने पढ़ा। इसमें यह है कि मुझे ये लगा, ये वैसे बेहतर बता सकती हैं कि इन्होंने जो जिंदगी उसमें डिपिक्ट की है वो एक आइडियल सी जिंदगी है, और मुझे तो इर्द गिर्द वो इतनी नहीं नजर आती। यानी ऐसा लगता है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, खास तौर पर एक फिलॉसफी जो इन्होंने पेश की है ना, हराम और हलाल की जी, तो मुझे ये इनसे पूछना था कि क्या हमारे मुआशरे में और दूसरे ममालिक में, दुनिया भर में समझ लें, कि क्या वाकई हलाल वाले लोग फल फूल रहे हैं और दूसरे लोग जो हैं उन्हें कोई नुकसान हो रहा है, जो कि इस नावल में पेश किया गया। आप इसका तो आप जवाब दें। मैं एक मुझे याद एक सवाल मैंने आपसे पूछा जी, आप जी फरमाइए। वो कहते जी कि बाकी हराम खाने वाले वो बड़े मारे जाते हैं और हलाल खाने वाले बड़े फल फूल रहे हैं जो आपका, और क्या इतनी क्लियर डिवीजन है लाइफ की जितनी आपने डिपिक्ट की? ये तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है। मैंने उसमें एक थीसिस पेश की है कि आज से, क्योंकि ये जो तस्वर है ये इस्लामी तस्वर है हराम और हलाल का, ये किसी और मजहब में मिलता नहीं है। वहां मना की गई हैं चीजें और कुछ करने पे एतराज किया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये चीजें हराम हैं और ये चीजें हलाल हैं। अब मेरी उसमें कहने का मकसद सारे नावल का ये था कि ये किसी वक्त ऐसा वक्त जरूर आएगा जब कुछ साइंसदान हराम और हलाल की थ्योरी का लेके लेबोरेटरी में जाएंगे और ये बताएंगे
कि हराम खाने वाले लोग, उनकी जीन म्यूटेशन जरूर होती है। अच्छा, कि एड्स क्यों हो जाता है? एड्स होने की यानी वजह एक तो वो physical तो है आप मालूम कर चुके हैं, वो तो एक मालूम आपके